हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड पर डिस्कशन करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने सोर्सेज ऑफ फूड पर डिस्कशन किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि फूड के क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, हम कितनी तरह की वैरायटी का फूड जो है वो इंटेक करते हैं और सोर्सेज ऑफ फूड क्या होते हैं। सोर्सेज ऑफ फूड में हमने पढ़ा कि फूड के 2 मेन सोर्सेज होते हैं। एक हमने पढ़ा फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड सेकंड हमने पढ़ा फूड फ्रॉम एनिमल्स। इसी के साथ साथ हमने हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस के बारे में भी पढ़ा और पैरासाइट्स, स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स के बारे में पढ़ा। फूड चेन और फूड प्रॉब्लम पर भी हमने डिस्कशन किया। अगर आपने चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, आप उसे जरूर देखिए। और हाँ, वीडियो को आप पूरा देखिए जिससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। वी हैव learned in the previous chapter that we need food for energy, growth, repair of damaged tissues and to keep us fit and healthy. In this chapter, we will study the components of food and disease caused due to deficiency of nutrients in our food. अब देखिए स्टूडेंट, अभी हमने डिस्कशन किया कि पिछले चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। हम ऑलरेडी जानते हैं कि फूड के द्वारा ही हमें एनर्जी मिलती है, हमारी ग्रोथ होती है और जो टिश्यू हमारे डैमेज्ड हो जाते हैं उनकी रिपेयर होती है, और इसी के साथ साथ फूड के द्वारा ही हम फिट एंड हेल्थी रहते हैं। इस चैप्टर में हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी के कारण होने वाली डिजीज पर भी डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कशन करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड आर न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर। अगर हम हमारे फूड के मेन कंपोनेंट्स की बात करें तो देखिए उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, रफेज होता है और वाटर होता है। अब अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो देखिए न्यूट्रिएंट्स वे सब्सटेंस होते हैं जिनके कारण हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है मेंटेन रहती है, और रफेज जो है वो डाइटरी फाइबर्स हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को सही रखते हैं और डाइजेशन प्रॉपर हो पाता है। अब अगर हम वाटर की बात करें तो देखिए हमारी बॉडी का 70% पार्ट जो है वो वाटर से ही बना हुआ होता है। Nutrients are the substances that an organism need for growth, repair and maintenance of its body. The main nutrients are carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. Let us now study the components of food, their sources and functions. अब देखिए न्यूट्रिएंट्स वे सब्सटेंस है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, रिपेयर और बॉडी की मेंटेनेंस के लिए जरूरी होते हैं। अब अगर हम मेन न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं। अब हम इन्हीं कंपोनेंट्स ऑफ फूड और इनके सोर्सेज और इनके फंक्शन पर डिस्कशन करने वाले हैं। इनमें सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं? अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कार्बन के हाइड्रेट्स, यानी ये कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। अब देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी बॉडी के लिए मेन एनर्जी के सोर्सेज होते हैं और इसलिए कार्बोहाइड्रेट को हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। The 2 main types are sugars and starch. अब देखिए कार्बोहाइड्रेट के कई सारे प्रकार होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर शुगर और स्टार्च के बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं शुगर्स। शुगर्स आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब देखिए जो शुगर्स हैं वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रूप में पाए जाते हैं। अब यहां पर आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि ये ग्लूकोज क्या है और ये फ्रक्टोज क्या है। अब अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो देखिए जो शुगर है वही ग्लूकोज है, या फिर आपने देखा होगा जो ग्लूकोन डी है उसमें ग्लूकोज है। और अगर हम फ्रक्टोज की बात करें तो देखिए फ्रूट के अंदर जो शुगर होती है उसे ही हम फ्रक्टोज कहते हैं।
They have a sweet taste. They provide instant energy. The main sources of sugar are glucose, cane sugar, commonly called sugar, and fruits such as banana, papaya, mango and grapes. अब देखिए जो शुगर होती है वो टेस्ट में मीठी होती है और हमें इंस्टेंट एनर्जी देती है। जब आप खेल करके आते हैं और बहुत थकान महसूस कर रहे होते हैं तो आप ग्लूकोन डी पीना पसंद करते हैं या देखिए लेमनेड पीना पसंद करते हैं। और हम देखते हैं जैसे ही हम ग्लूकोन डी या लेमनेड पीते हैं हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो मेंटेन हो जाती है। और इसी के साथ साथ हमारे जो फ्रूट्स हैं वो भी देखिए टेस्ट में मीठे होते हैं। फ्रूट्स में भी जो ग्लूकोज होता है उसको ही हम फ्रक्टोज कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं स्टार्च। Starch is a complex carbohydrate. It is the reserve food material of plants. That is, plants store energy in the form of starch. अब अगर हम स्टार्च की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। प्लांट्स का जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो स्टार्च होता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट्स अगर अपने फूड को स्टोर करते हैं या हम कहें एनर्जी को स्टोर करते हैं तो वो स्टार्च के फॉर्म में होती है। Pure starch is a tasteless and odorless white powder. It provides energy comparatively slowly than sugars. The major sources of starch are wheat, rice, maize, bajra, potato and sweet potato. अगर हम प्योर स्टार्च की बात करें तो प्योर स्टार्च अपने आप में टेस्टलेस और ऑडरलेस व्हाइट पाउडर होता है। शुगर के कंपेयर में ये हमें धीरे एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। और अगर हम स्टार्च के मेन सोर्सेज की बात करें तो देखिए व्हीट, राइस, मेज, बाजरा, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो है। यहां पर आप कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज को देख पा रहे हैं। When we eat plant products containing sugar and starch, these sugar and starch are converted into the simplest unit, glucose, by the action of some enzymes. The glucose is then absorbed into the blood and provides us energy. अब देखिए जब भी हम कोई ऐसा प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं जिसमें स्टार्च और शुगर होता है तो सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो उनसे रिएक्शन करते हैं जिससे शुगर और स्टार्च अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये ग्लूकोज ब्लड ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा हमारी सेल्स तक पहुंचता है और जिससे हमें एनर्जी मिलती है। अब अगर हम बात करें एंजाइम्स की तो देखिए एंजाइम्स हमारी बॉडी में पाए जाने वाले कुछ केमिकल्स होते हैं जो एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्मेट में होते हैं। एक्टिव फॉर्मेट में ये कुछ रिएक्शंस करते हैं यानी हम कह सकते हैं कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं और एक बार रिएक्शन करने के बाद में ये खत्म नहीं होते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। और अगर हम सेल की बात करें तो देखिए सेल जो है हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है हमारी बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे सेल्स से ही बने हुए होते हैं और फंक्शनल का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन होता है वो कहीं ना कहीं छोटे से छोटे रूप में हमारी सेल के अंदर ही होता है। अब देखिए किसी भी बिल्डिंग की छोटी से छोटी यूनिट पर अगर हम बात करें तो वो ब्रिक होती है और ब्रिक्स से मिलकर के ही कोई बिल्डिंग बनती है। ठीक उसी प्रकार हमारी बॉडी की यूनिट भी सेल होती है और सेल्स से मिलकर के ही हमारी बॉडी बनती है। डू यू नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू च्यू प्लांट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोज इन द सेल वॉल्स ऑफ प्लांट्स। सेल्यूलोज इज सॉफ्टेंड बाय कुकिंग। अब देखिए जैसा कि आप जानते हैं प्लांट प्रोडक्ट को च्यू करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उनकी सेल वॉल में सेल्यूलोज पाया जाता है। सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। हमने पहले पढ़ा कि शुगर और स्टार्च जो है वो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। ठीक उसी प्रकार से सेल्यूलोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। इस सेल्यूलोज के कारण ही कच्चे फल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और फल पकने के बाद यानी आफ्टर राइपनिंग सेल्यूलोज डिसॉल्व हो जाता है और जो फ्रूट होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। और इसके साथ साथ देखिए आफ्टर कुकिंग जो है हमारा फूड सॉफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं एक्टिविटी 1 टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ शुगर इन फूड आइटम्स। हम यहां पर टेस्ट करेंगे कि फूड आइटम में शुगर है या नहीं है। थिंग्स नीडेड some crushed pieces of potato and apple, Benedict solution, water, test tube and Bunsen burner। यानी कि पोटैटो और एप्पल के कुछ क्रस्ट पीस हमें चाहिए, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन चाहिए जो कि ब्लू कलर का होता है, वाटर चाहिए,
टेस्ट ट्यूब चाहिए एंड बुनसन बर्नर एक तरह का बर्नर है जो लैब में होता है। अब देखिए इसके मेथड को आप खुद रीड कर लीजिए, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं। हम पोटैटो और एप्पल के क्रस्ट पीस को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, उनमें थोड़ा सा पानी मिलाते हैं और उनको अच्छे से हिलाते हैं। उसके बाद में हम उन टेस्ट ट्यूब के अंदर 2-3 ड्रॉप्स बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं। फिर हम उन टेस्ट ट्यूब को अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट के लिए धीरे धीरे गर्म करते हैं। अगर हम इस एक्टिविटी के ऑब्जर्वेशन की बात करें तो हम देखते हैं कि जिस टेस्ट ट्यूब में हमने क्रस्ड एप्पल और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लिया था उसमें हमें रेड प्रेसिपिटेट दिखाई देता है, और जिस टेस्ट ट्यूब में क्रस्ड पोटैटो और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन था उसमें हमें किसी भी प्रकार का कोई प्रेसिपिटेट दिखाई नहीं देता है। अब अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो जो रेड प्रेसिपिटेट है वो शुगर की प्रेजेंस को इंडिकेट कर रहा है, और इस प्रेसिपिटेट की एब्सेंस हमें यह इंडिकेट करती है कि इसमें शुगर एब्सेंट है। और देखिए जनरली भी हम जानते हैं एप्पल का टेस्ट जो है वो मीठा होता है, वहीं पोटैटो का टेस्ट जो है वो मीठा नहीं होता है। यानी एप्पल में शुगर होती है और पोटैटो में शुगर नहीं, स्टार्च होती है, और स्टार्च के कारण ही वो हमें फीका लगता है। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं, साइंस लैब में हम किसी भी सब्सटेंस को टेस्ट नहीं करते हैं, यानी चख कर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। इस एक्टिविटी में हमने शुगर और स्टार्च की प्रेजेंस को टेस्ट किया। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी पर डिस्कशन करते हैं, एक्टिविटी 2, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन ए गिवन फूड सैंपल। आपको जो फूड सैंपल दिया गया है उसमें स्टार्च की प्रेजेंस को टेस्ट कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्च की टेस्टिंग के लिए हमें फूड सैंपल के साथ साथ आयोडीन सॉल्यूशन और ड्रॉपर की रिक्वायरमेंट होती है। जिस भी फूड सैंपल में स्टार्च होता है वो आयोडीन सॉल्यूशन के साथ ब्लू ब्लैक कलर देता है। यहाँ पर देखिए पोटैटो के साथ हम आयोडीन सॉल्यूशन का टेस्ट करते हैं तो हम देखते हैं जो पोटैटो है वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया है। इसका मतलब यह है कि पोटैटो में स्टार्च पाया जाता है। जिस भी फूड सैंपल में स्टार्च होगा उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा, और जिस फूड सैंपल में स्टार्च नहीं होगा उसका कलर ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट नहीं होगा। इसी के साथ साथ हम इस एक्टिविटी को वेरियस फूड आइटम्स के साथ भी कर सकते हैं। पीपल हु टेक लेस कार्बोहाइड्रेट्स इन देयर डाइट आर वीक एंड दे डू नॉट हैव इनफ एनर्जी टू डू वर्क। दे कैन नॉट बेयर फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेन। ऐसे लोग जो अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम लेते हैं वे कमजोर होते हैं और किसी भी काम को करने के लिए प्रॉपर एनर्जी नहीं होती है। वे लोग हर वक्त थके थके रहते हैं, और इसी के साथ साथ ना तो वे फिजिकल वर्क प्रॉपर कर पाते हैं और ना ही वो मेंटल वर्क कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के सोर्सेज हैं, और जब डाइट में एनर्जी का सोर्स ही नहीं होगा या कम होगा तो फिर प्रॉपर एनर्जी बन कैसे पाएगी। इसी कारण से ऐसे लोग जिनकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है वे एनर्जेटिक नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं प्रोटीन्स। फूड्स रिच इन प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। दीज आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। ऐसा फूड जिसमें प्रोटीन सफिशिएंट हो या हम कहें प्रोटीन रिच फूड को बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, क्योंकि हमारी ग्रोथ और बॉडी की रिपेयर के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। That is why growing children, pregnant women and people recovering from illness need more proteins in their diet. इसी कारण से बढ़ती उम्र के बच्चे, प्रेग्नेंट वीमन यानी गर्भवती महिला और ऐसे लोग जो बीमारी से अपने आप को रिकवर कर रहे हों उन्हें ज्यादा प्रोटीन वाली डाइट की जरूरत होती है। प्रोटीन्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज। हमें प्रोटीन प्लांट और एनिमल दोनों सोर्सेज से प्राप्त हो सकती है। द बेस्ट सोर्सेज ऑफ प्लांट प्रोटीन्स आर बीन्स लाइक एज सोयाबीन एंड किडनी बीन्स, nuts like as almonds, cashew nuts and ground nuts, pulses like as gram, moong and tur dal, and cereals like as maize and wheat. अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रोटीन के लिए अगर हम प्लांट सोर्सेज की बात करें तो सोयाबीन है, राजमा है, बादाम है, काजू और मूंगफली है। इसी के साथ साथ विभिन्न प्रकार की दालें
और अनाज जिनसे हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। Some of the best sources of animal proteins are lean meat like as meat without fat, fish, eggs, milk and milk products like as cheese, paneer and curd. प्रोटीन के प्लांट सोर्सेज के साथ साथ अगर हम एनिमल सोर्सेज की बात करें तो हम मीट को एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स मान सकते हैं। यहाँ पर लीन मीट की बात की जा रही है जिसका मीनिंग होता है मीट विदाउट फैट। इसी के साथ साथ फिश, एग्स, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो हैं वो प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज होते हैं। डू यू नो आवर स्किन, हेयर, nails, muscles and even silk from silkworms are made up of proteins. अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारी स्किन, बाल, हमारे नाखून, हमारी मसल्स और इसी के साथ साथ सिल्क वर्म के द्वारा बनाया गया सिल्क यानी कि रेशम, ये सभी प्रोटीन ही होते हैं या हम कह सकते हैं प्रोटीन के द्वारा बने हुए होते हैं। नेक्स्ट हम एक्टिविटी 3 पर डिस्कशन करते हैं। टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन ए गिवन फूड सैंपल। दिए गए फूड सैंपल में प्रोटीन की उपस्थिति का टेस्ट कीजिए। थिंग्स नीडेड। इस एक्टिविटी के लिए हमें जिन सामान की आवश्यकता होगी, ए बॉइल्ड एग, व्हाइट पोर्शन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कास्टिक सोडा सॉल्यूशन, ए टेस्ट ट्यूब, ए ड्रॉपर एंड ए टेस्ट ट्यूब स्टैंड। अब देखिए स्टूडेंट, इस एक्टिविटी के लिए हमें बॉइल्ड एग चाहिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चाहिए, कास्टिक सोडा सॉल्यूशन चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, टेस्ट ट्यूब स्टैंड चाहिए और ड्रॉपर चाहिए। टेक पीसेस ऑफ ए बॉइल्ड एग, व्हाइट पोर्शन इन ए टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में हम उबले हुए एग के व्हाइट पोर्शन के पीसेस लेते हैं। एड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर। और उस टेस्ट ट्यूब में ड्रॉपर की हेल्प से 2-3 बूंद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की लेते हैं और 10 ड्रॉप्स कास्टिक सोडा सॉल्यूशन लेते हैं। शेक द टेस्ट ट्यूब वेल एंड अलाउ इट टू स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट्स। उस टेस्ट ट्यूब को हम अच्छे से हिलाते हैं और कुछ मिनट के लिए उस टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रख देते हैं। ऑब्जर्वेशन, द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न्स वायलेट। इस एक्टिविटी में हम देखते हैं टेस्ट ट्यूब में जो फूड मटेरियल है उसका कलर वायलेट हो जाता है। कंक्लूजन, द वायलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द बॉइल्ड एग व्हाइट पोर्शन। इस एक्टिविटी से हम कंक्लूजन निकालते हैं कि बॉइल्ड एग में जो व्हाइट पोर्शन है वो प्रोटीन है, यानी वो प्रोटीन का बना हुआ है। इस एक्टिविटी को हम बॉइल्ड एग के अलावा पल्सेस और बीन्स के साथ भी कर सकते हैं और उनमें प्रोटीन की प्रेजेंस को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं एमसीक्यूज। Which one of the following is not a nutrient? Fats, proteins, water and minerals. निम्न में से कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं है? अब देखिए इसमें ऑप्शन होगा सी यानी वाटर। इस क्वेश्चन में फैट्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स तीनों न्यूट्रिएंट्स हैं, जबकि वाटर जो है वो न्यूट्रिएंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, food materials that turn blue-black on addition of iodine solution confirm the presence of। इसका आंसर होगा starch। क्वेश्चन नंबर 3, which of these provide energy? तो हमने अभी पढ़ा जो एनर्जी का सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। क्वेश्चन नंबर 4, foods rich in proteins are called बॉडी बिल्डिंग फूड्स। क्वेश्चन नंबर 5, द कलर ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इज। आयोडीन सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू ब्लैक। इसी के साथ अपने एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं फैट्स। फैट्स गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। फूड्स रिच इन फैट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। फैट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो फैट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी देते हैं, इसलिए ऐसा फूड जो फैट रिच होता है यानी जिसमें फैट की मात्रा ज्यादा होती है उसे हम एनर्जी गिविंग फूड्स भी कहते हैं, यानी एनर्जी देने वाला फूड। और ये जो फैट्स हैं वो हमें एनिमल्स और प्लांट्स दोनों से मिलते हैं। घी,
oil, butter, milk, meat, etc. are some common foods containing fats. Nuts and some seeds also contain fats. अगर हम फैट कंटेनिंग फूड की बात करें तो देखिए घी, तेल, बटर, मिल्क, मीट, इन सब में फैट होता है। इसके साथ साथ नट्स और कुछ सीड्स भी फैट रखते हैं। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आमंड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम हमारे आसपास देख सकते हैं। दो फैट्स गिव मच मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स, इट इज मोर डिफिकल्ट फॉर द बॉडी टू डाइजेस्ट फैट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, हालांकि जो फैट है वो कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में हमें ज्यादा एनर्जी देती है, लेकिन हमारी बॉडी को फैट डाइजेस्ट करने में ज्यादा डिफिकल्टी होती है। अगर हम इसके एक एग्जांपल की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट पढ़ते वक्त भी हमने एक एग्जांपल पढ़ा था। जब आप खेल करके आते हो और खूब थके हुए होते हो, वहां पर आप इंस्टेंट एनर्जी के लिए ग्लूकोन डी या लेमनेड पीना पसंद करोगे या फिर 2 चम्मच घी खाना पसंद करोगे, लेकिन वहां पर हमें इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत है जो लेमनेड या ग्लूकोन डी से मिल सकती है। एक्सेस फैट इज ऑफन स्टोर्ड एज बॉडी फैट। द फैट स्टोर्ड इन द बॉडी कॉजेज ओबेसिटी। और अधिक मात्रा में जो फैट होती है वो हमारी बॉडी फैट के रूप में जमा होने लगती है और इस स्टोर्ड फैट के कारण ही हमें ओबेसिटी होती है, यानी मोटापे की एक बहुत बड़ी समस्या होती है। और जो ओबेसिटी है वो आज की वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, इसलिए हमें फैट का कंजप्शन कम से कम करना चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं एक्टिविटी 4, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट इन ए गिवन फूड सैंपल। दिए गए फूड सैंपल में फैट की प्रेजेंस का टेस्ट कीजिए। थिंग्स नीडेड: peeled groundnuts and a piece of clean paper। छिली हुई मूंगफली के दाने और एक क्लीन पेपर की हमें आवश्यकता होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एक्टिविटी है आप बड़ी इजीली समझ सकते हो। टेक सम peeled groundnuts, wrap them in a piece of clean paper and crush them। देखिए स्टूडेंट्स, हमें छिली हुई मूंगफली के कुछ दाने लेने हैं, क्लीन पेपर में उसे रैप करना है और उन मूंगफली के दानों को क्रश करना है। क्रश करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि वो पेपर फट न जाए। रिमूव द क्रश्ड ग्राउंडनट्स एंड स्ट्रेटन द पेपर। होल्ड द पेपर अगेंस्ट ए लाइट सोर्स। उसके बाद में हमें उन क्रश्ड ग्राउंडनट्स को हटा लेना है और उस पेपर को सीधा करना है और एक लाइट सोर्स के सामने यानी बल्ब के सामने करके देखना है। यू ऑब्जर्व एन ऑयली पैच ऑन द पेपर। जब हम उस पेपर का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो पेपर पर हमें ऑयली पैच यानी तेलीय धब्बा दिखाई देता है। दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ फैट इन द गिवन फूड सैंपल। और इस एक्टिविटी का कंक्लूजन यही है कि दिए गए फूड सैंपल में यानी कि ग्राउंड नट्स में फैट प्रेजेंट है। और इस एक्टिविटी को हम बटर और ऑयल ड्रॉप के साथ भी कर सकते हैं। अगर हम किसी पेपर पर बटर या फिर ऑयल ड्रॉप डालकर देखेंगे तो भी हमें ऑयली पैचेस ही दिखाई देगा। डू यू नो, excessive intake of fat increases the amount of cholesterol in the blood. Excess cholesterol gets deposited in the blood vessels. अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर ज्यादा मात्रा में फैटी फूड इंटेक किया जाता है तो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और ये एक्सेस में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारी ब्लड वेसल्स में जमा हो जाता है। The thickening of blood vessels leads to the reduction of the blood flow, which may result in high blood pressure and heart disorders. जब ये कोलेस्ट्रॉल हमारी ब्लड वेसल्स में जमा होता है तो हमारी ब्लड वेसल्स मोटी होने लग जाती है, जिसके कारण हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता है। और जब ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता है तो हमारे हार्ट को अधिक प्रेशर के साथ ब्लड को फ्लो करना पड़ता है, यानी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और इसी के साथ साथ हार्ट डिसऑर्डर्स भी बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें फैटी फूड और फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं विटामिन्स। विटामिन्स आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। द फूड रिच इन विटामिन्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। Vitamins are of different kinds like A, B, C, D, E and K. अब देखिए स्टूडेंट्स,
विटामिन ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन हमारे शरीर की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ऐसा फूड जो विटामिन रिच होता है उसे हम प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं। विटामिन अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इनमें जो विटामिन बी है वो खुद अनेक प्रकार का होता है, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B4, विटामिन B9, विटामिन B12। इसलिए विटामिन बी के इतने प्रकार होने के कारण हम इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कह देते हैं। जनरली इन विटामिन्स को सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर 2 मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। इनमें जो एक ग्रुप है वो वाटर सॉल्युबल होता है और जो दूसरा है वो फैट सॉल्युबल होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के फैट soluble vitamin होते हैं। Each vitamin occurs in a particular kind of food and perform a specific function। Particular vitamin particular type के food में मिलता है और उसका अपना specific function होता है। Let us study the sources and functions of each vitamin given in table 2.1। टेबल 2.1 में दिए गए विटामिन, उनके सोर्सेज और उनके फंक्शन को हम पढ़ते हैं। डू यू नो? Vitamins are organic substances. They are made by plants and animals. Minerals are inorganic substances which are absorbed from soil and water by plants. अब देखिए स्टूडेंट्स, विटामिन जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस वे सब्सटेंस होते हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है, लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या जिनमें कार्बोनेट होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं होते हैं। उनके अलावा जिस भी सब्सटेंस में कार्बन होता है उन्हें ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। जैसे ग्लूकोज भी एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, फैट भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और ये जो विटामिन्स हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा बनाए जाते हैं। और हम यह भी कह सकते हैं कि विटामिन्स जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी के अंदर बनते हैं। फिर हम बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और हमारी सॉइल में पाए जाते हैं। जब प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करता है तो उसके साथ मिनरल्स भी एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अगर हम इन मिनरल्स का एग्जांपल देखें तो जैसे कैल्शियम, आयरन, ये जो सब्सटेंस हैं यही मिनरल्स होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स वे सब्सटेंस होते हैं जिनकी केमिकल स्ट्रक्चर अपने आप में प्योर होती है, यानी वो एक ही सब्सटेंस के बने हुए होते हैं। अगर मैं बात करूं आयरन की तो वो अपने आप में एलिमेंट है। अगर मैं बात करूं फास्फोरस की, कैल्शियम की, तो वो अपने आप में एलिमेंट है। आगे आने वाले चैप्टर में हम एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर को अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं सम विटामिन्स, देयर सोर्सेज एंड फंक्शंस। इसमें सबसे पहले हम विटामिन ए पर डिस्कशन करते हैं। विटामिन ए के जो सोर्सेज हैं वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, कैरेट्स हैं, फिश लीवर ऑयल है, लीवर है, बटर है और एग्स हैं। अगर हम विटामिन ए के फंक्शन की बात करें, विटामिन ए मेंटेन्स हेल्थी आईसाइट, प्रॉपर ग्रोथ एंड हेल्थी स्किन। तो विटामिन ए हमारी आईसाइट के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर हमारी डाइट में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो देखिए हमारी आईसाइट वीक हो जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं विटामिन बी1। विटामिन बी1 जो है सभी प्रकार के ग्रेन्स में, सीरियल्स में, ईस्ट में, नट्स, स्प्राउट्स, मिल्क और एग्स में पाया जाता है। अगर हम इसके फंक्शन पर डिस्कशन करें, हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट, नर्व्स एंड मसल्स। तो हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन बी1 की जरूरत होती है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं विटामिन बी2। विटामिन बी2 है वो भी सभी प्रकार के ग्रेन्स में मौजूद होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, मिल्क, मीट और बीन्स में पाया जाता है। और अगर हम इसके फंक्शन पर डिस्कशन करें तो ये हमारी स्किन को हेल्थी रखता है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं विटामिन बी4। विटामिन बी4 भी सभी प्रकार के ग्रेन्स में,
ईस्ट में, ग्रीन वेजिटेबल्स में और मीट में पाया जाता है। और अगर हम विटामिन B4 के फंक्शन की बात करें तो विटामिन B4 भी हमारी स्किन को हेल्थी रखता है और इसी के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी जरूरी होता है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 जो है मिल्क में, चीज में, लीवर में, फिश, मीट और एग्स में पाया जाता है। अगर हम विटामिन B12 के फंक्शंस की बात करें तो रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है और इसी के साथ साथ बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए भी जरूरी होता है। अब देखिए, अभी तक अपन ने विटामिन ए के साथ साथ विटामिन B1, B2, B4 और B12 के बारे में पढ़ा। अगर मैं विटामिन बी की ही बात करूं तो विटामिन बी के और भी कई प्रकार होते हैं, जैसे विटामिन B7 है, विटामिन B9 है। इसलिए मैं अब एक ही ग्रुप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं। देखिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होता है। आपने कई बार देखा होगा हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं, मुंह के छालों के लिए भी डॉक्टर जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रेस्क्राइब करता है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो विटामिन बी के अच्छे सोर्स होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं विटामिन सी। विटामिन सी जो है जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, यानी जितने भी खट्टे फल होते हैं, उनमें पाया जाता है। लाइक एज ए आंवला, सिट्रस फ्रूट्स लाइक एज लेमन, ऑरेंज एटसेट्रा, टोमेटो, गुआवा एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। अगर हम विटामिन सी के फंक्शंस की बात करें तो नेसेसरी फॉर कीपिंग टीथ एंड गम्स हेल्थी, इट इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी टू इन्फेक्शंस एंड हेल्प्स फाइट डिजीज। अब देखिए, हमारे टीथ और गम्स की हेल्थ के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी होता है। विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, हमारी रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाता है, जिसके कारण हमारी बॉडी डिजीज और इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट कर सकती है और हम इन इन्फेक्शंस और डिजीज से बच जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं विटामिन डी। अगर हम विटामिन डी के सोर्सेज की बात करें तो ये मिल्क में, एग योक, फिश लीवर ऑयल और बटर में पाया जाता है। और इसी के साथ साथ विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी के अंदर बनता है। विटामिन डी इज आल्सो प्रिपेयर्ड इन द बॉडी व्हेन द स्किन इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट। और विटामिन डी के फंक्शन की बात करें तो एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। हमारे टीथ और बोन्स की नॉर्मल ग्रोथ के लिए विटामिन डी जरूरी होता है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं विटामिन ई। अगर हम विटामिन ई के सोर्सेज की बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, बटर, होल सीरियल्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल ऑयल्स एंड लीवर। और विटामिन ई के फंक्शंस की बात करें तो एसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ लीवर। हमारी मसल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और लीवर की प्रोटेक्शन के लिए विटामिन ई जरूरी होता है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं विटामिन के। अगर हम विटामिन के सोर्सेज की बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक एज ए स्पिनच एंड कैबेज, सोयाबीन ऑयल एंड लीवर, टोमेटो एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे विटामिन के सोर्सेज हैं। और अगर हम विटामिन के फंक्शन की बात करें तो देखिए, ब्लड की क्लोटिंग के लिए विटामिन के बहुत जरूरी होता है। विटामिन के की एब्सेंस में ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो पाती है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक अपन ने डिफरेंट टाइप्स के विटामिन पर डिस्कशन किया। अगर हम विटामिन के कंक्लूजन की बात करें तो विटामिन हमें हमारे फूड आइटम्स से ही मिलते हैं। डिफरेंट टाइप्स की जो वेजिटेबल्स हैं, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उन सभी से हमें विटामिन मिलते हैं। अलग अलग विटामिन अलग अलग फूड आइटम्स में पाए जाते हैं, इसलिए जहां तक पॉसिबल हो हमें फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए और उसके बजाय नट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का यूज बढ़ा देना चाहिए ताकि हमारा इम्यून सिस्टम पावरफुल हो सके, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग प्रॉपर हो सके। क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि हेल्थी ब्रेन रिसाइड्स इन ए हेल्थी बॉडी। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं मिनरल्स। मिनरल्स आर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, नॉर्मल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। मिनरल्स डू नॉट सप्लाई एनर्जी टू आवर बॉडी। अब देखिए स्टूडेंट्स, मिनरल्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए और गुड हेल्थ के लिए जरूरी होते हैं। मिनरल्स जो हैं वो हमें किसी भी प्रकार की एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, लेकिन फिर भी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी होते हैं। मिनरल्स आर ऑफ टू टाइप्स,
मैक्रो मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स। मिनरल्स दो तरह के होते हैं, एक ऐसे मिनरल्स जिनकी ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है और एक ऐसे मिनरल्स जिनकी बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है। Some important minerals, their sources and functions are given in table 2.2। अब हम नीचे दी गई टेबल में कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं आयरन। आयरन जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, स्पिनेच, जगेरी, लीवर, एग योक, एप्पल, ग्राउंडनट एंड सीरियल्स में पाया जाता है। फंक्शन ऑफ द आयरन आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड सेल्स। हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट बॉडी सेल्स। अब देखिए आयरन का मतलब होता है लोहा। ये जो आयरन है हमारी रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन वर्ड को अगर हम देखें तो इसमें जो हिम है उसका मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन जो है एक तरीके की प्रोटीन होती है। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करता है और बॉडी सेल्स तक पहुंचाता है। इसलिए हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन है। अगर बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है और अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया यानी हमारे ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो गई और अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई है तो देखिए बॉडी के अंदर एनर्जी फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा और व्यक्ति थका थका हुआ फील करेगा। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं कैल्शियम। कैल्शियम के सोर्सेज देखें तो देखिए मिल्क, चीज, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, सीरियल्स एंड मीट। Functions of calcium are essential for the formation and hardening of bones and teeth, play an important role in the clotting of blood। कैल्शियम का मेन फंक्शन हमारी बोन्स और टीथ को मजबूती देना और इसी के साथ साथ ब्लड की क्लॉटिंग में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं फॉस्फोरस। सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस आर मिल्क, चीज, ग्रीन वेजिटेबल्स, बाजरा, नट्स, लीवर एंड रागी। और इसके फंक्शंस पर डिस्कशन करें तो फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं हमारी बोन्स और टीथ की मजबूती के लिए कैल्शियम और फास्फोरस जरूरी होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं सोडियम। मेन सोर्सेज ऑफ साल्ट आर कॉमन साल्ट, फिश, मीट, एग्स एंड मिल्क। Functions of sodium are essential for the contraction of muscles and transmission of nerve impulse। अगर हम सोडियम की बात करें तो देखिए कॉमन साल्ट में ये पाया जाता है। अगर हम कॉमन साल्ट के साइंटिफिक नेम की बात करें तो देखिए उसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसी के साथ साथ सोडियम जो है फिश में, मीट में, एग्स में और मिल्क में पाया जाता है। सोडियम जो है वो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। इसी के साथ साथ हमारी जो नर्व इंपल्स हैं उसके ट्रांसमिशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो मिल्क, योगर्ट, ऑरेंज, पोटैटोज और लगभग सभी प्रकार के फूड में पाया जाता है। Functions of potassium are essential for the contraction of muscles and transmission of nerve impulse। इस प्रकार से सोडियम और पोटेशियम दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए और नर्व इंपल्स के लिए जरूरी होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं आयोडीन। सोर्सेज ऑफ आयोडीन आर आयोडाइज्ड साल्ट, सी फूड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। Functions of iodine are essential for the formation of thyroxine hormone। Thyroxine hormone secreted by the thyroid gland present in the neck region। This hormone controls physical, mental and sexual development of body। अब देखिए आयोडीन जो है वो सी फूड के अंदर, आयोडाइज्ड साल्ट के अंदर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर पाया जाता है। हमारी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन के सिक्रेशन के लिए आयोडीन बहुत जरूरी होता है। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है और ये जो थायराइड ग्लैंड है हमारे गर्दन वाले हिस्से में पाई जाती है। थायरोक्सिन हार्मोन की बात करें तो हमारे बॉडी की जो फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल डेवलपमेंट जो होती है उसके लिए ये हार्मोन बहुत जरूरी होता है। हमें आयोडीन की बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है और अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो गॉइटर नाम की डिजीज हो जाती है। गॉइटर में थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाती है और हमारा जो नेक रीजन है वो काफी बड़ा इनलार्ज्ड हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स पर डिस्कशन किया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रफेज, डाइटरी फाइबर्स। The fibrous indigestible material present in our food is called roughage। Roughage neither provides energy like carbohydrates and fats, nor builds our body like proteins।
However, it is an important component of our food. अब देखिए स्टूडेंट्स, रफेज हमारे फूड का ऐसा पार्ट है जो फाइब्रस होता है और इसी के साथ साथ इनडाइजेस्टेबल होता है। रफेज ना तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की तरह एनर्जी देता है और ना ही प्रोटीन की तरह हमारी बॉडी बिल्डिंग करता है, लेकिन फिर भी हमारे फूड का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो आइए हम पढ़ते हैं रफेज किस प्रकार से हमारी हेल्प करता है। रफेज एड्स बल्क टू द फूड. This helps our body get rid of undigested food and thereby prevents constipation. अब देखिए स्टूडेंट्स, रफेज जो है हमारे फूड का बहुत सारा पार्ट होता है और ये अनडाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। रफेज कैन एब्जॉर्ब ए ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर एंड हेल्प्स रिटेन वाटर इन द बॉडी। रफेज जो होता है वो खूब पानी को एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण हमारी बॉडी में पानी की मात्रा प्रॉपर बनी रहती है। The main sources of roughage in human food are salad, vegetables and fruits, corn, unpeeled apple, half-crushed wheat, porridge और दलिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम रफेज की मेन सोर्सेज की बात करें तो देखिए सैलेड है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, कॉर्न यानी कि भुट्टा है, अनपील्ड एप्पल है, खिचड़ी और दलिया है। इनसे हमें प्रॉपर अमाउंट में रफेज मिलता है। Science in life. Isabgol is a natural plant product obtained from the husk or psyllium seeds. It is consumed to get rid of constipation. अब देखिए स्टूडेंट्स, इसबगोल एक नेचुरल प्लांट प्रोडक्ट है जो हस्क के फॉर्मेट में होता है और सीलियम के सीड्स से हमें मिलता है। कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा पाने के लिए इसबगोल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं वाटर। It is the most important constituent of food. It is essential for life. Human body contain about 70% water by weight. Water is needed by our body to perform many vital functions. Some of them are water यानी पानी हमारे फूड का मेन कंपोनेंट है और हमारी लाइफ के लिए भी ये बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी का 70% पार्ट जो होता है वो वाटर ही होता है। हमारी बॉडी के वाइटल फंक्शंस यानी बायोलॉजिकल फंक्शंस के लिए पानी बहुत जरूरी होता है। अब हम यहाँ पर वाटर के कुछ फंक्शंस पढ़ते हैं। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस एंड न्यूट्रिएंट्स इनसाइड अवर बॉडी। हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स और सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी बाय स्वेटिंग। वाटर जो है वो पसीने के रूप में हमारी बॉडी से बाहर आता है और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इट हेल्प्स आवर बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड वी ईट। जो फूड हम खाते हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। वाटर एक्ट्स एज एन इम्पोर्टेंट मीडियम वेयर मोस्ट केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी टेक प्लेस। हमारे शरीर के अंदर जो भी बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें इम्पोर्टेंट मीडियम के रूप में कार्य करता है। Our body needs about 2-3 liters of water every day. Most of the water needed by our body comes from drinking water and beverages like tea and coffee. We also get water from most food items we eat. For example, fruits, vegetables, meat and fish provide some quantity of water to our body. हमें रोजाना 2 से 3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। जो पानी हम पीते हैं और इसके साथ साथ जो भी बेवरेजेस जैसे कि चाय, कॉफी, दूध हम इंटेक करते हैं, इन सब से हमारी वाटर रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। इसी के साथ साथ हम जो भी फूड आइटम इंटेक करते हैं उसमें जो वाटर अवेलेबल होता है वो भी हमारे काम आता है। एक्सेसिव लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द टिश्यूज ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। अगर हमारे बॉडी के टिश्यूज से ज्यादा मात्रा में वाटर लॉस हो जाता है तो इस कंडीशन को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। डायरिया, वॉमिटिंग एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग कॉज डिहाइड्रेशन। वॉमिटिंग यानी उल्टी होना, डायरिया यानी कि दस्त लगना और एक्सेसिव ब्लीडिंग यानी ज्यादा मात्रा में ब्लड का बह जाना। ये जो रीजन है
इनके कारण डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन कॉजेज लॉस ऑफ साल्ट्स एंड लीड्स टू वीकनेस इन द बॉडी। डिहाइड्रेशन के कारण हमारी बॉडी में साल्ट की काफी कमी हो जाती है, जिसके कारण बॉडी में वीकनेस आ जाती है। वन शुड ड्रिंक इनफ वाटर टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए हमें खूब पानी पीना चाहिए। टू ट्रीट डिहाइड्रेशन, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS इज यूज्ड। और डिहाइड्रेशन के उपचार के लिए हमें ORS काम में लेना चाहिए। इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ये फ्री में अवेलेबल है। ORS कैन बी प्रिपेयर्ड एट होम बाय मिक्सिंग 4 स्पून्स ऑफ शुगर, 1 spoon of salt and a few drops of lemon juice in a liter of water. This mixture is available at chemist shops also. हम घर पर भी ORS बना सकते हैं। इसके लिए 1 लीटर वाटर के अंदर 4 स्पून शुगर और 1 स्पून साल्ट, इसी के साथ साथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस ऐड करके हम बना सकते हैं। ORS मिक्सचर हमें केमिस्ट की शॉप पर भी अवेलेबल हो जाता है। इस चैप्टर में हमने पहले भी पढ़ा, लेमनेड के द्वारा हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। हमारी बॉडी में वाटर का प्रॉपर अमाउंट बना रहे, इसके लिए हमें खूब पानी पीना चाहिए। फ्रूट्स, सैलेड और जूस का यूज बढ़ाना चाहिए और फास्ट फूड के कंजप्शन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फास्ट फूड में कार्बोहाइड्रेट और फैट तो खूब होते हैं, लेकिन प्रोटीन, विटामिन, रफीज बिल्कुल नहीं होते हैं। और जो साल्ट होता है वो डेली रिक्वायरमेंट से कहीं ज्यादा होता है और इन सब के कारण हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होने लग जाता है और इसी के साथ साथ ओबेसिटी की प्रॉब्लम भी हमें होने लगती है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड पर डिस्कशन किया, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफीज और वाटर पर डिस्कशन किया। विटामिन्स और मिनरल्स के सोर्सेज और फंक्शन पर डिस्कशन किया और इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, वीडियो को आप लाइक जरूर दें, क्योंकि जब आप लाइक देते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। और वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।